हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। मैं श्वेता दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। आज लेके आई हूँ क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम वन शॉट में ही पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम फुल चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही कवर करेंगे। एंड साथ ही में आपको पीडीएफ के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी और अनदर अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिनका क्यूआर यहाँ पे दिया गया, आप इसको स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं उसमें हम एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आपका पूरा चैप्टर इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा कि बस ये कर लिया ना तो इसके बाद में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इससे ही पूरा आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा और पेपर में आप फोड़ के आओगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग? मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। रिफ्लेक्स एक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्त क्रिया। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जो कि तुरंत आता है, मतलब क्विक आता है। ठीक है, ऑटोमेटिक आता है, मतलब कि अपने आप आता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स क्या होता है? यानी कि ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ये हमारी इच्छा के बिना ही हो जाता है। हम ना चाहते हो तब भी ये चीज हो जाएगी। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या है? गरम चीज से जब हम हाथ हटाते हैं, जैसे कि मान लो कोई चीज गरम है, जैसे गरम गरम भगोना है, अभी गैस पे रखा है। ठीक है, अभी उसमें पानी खौलाया गया है। ओके, देन आपने क्या किया, वो भगोना अगर आप हाथ से छुओगे तो जैसे ही आपको गर्म लगेगा आप तुरंत उस पर से अपना हाथ पीछे हटा लोगे। ठीक है, तो जैसे ही आपने अपना हाथ पीछे हटाया, ये जो एक्शन आपने क्रिएट किया है ना, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, ये किससे कंट्रोल किया जाता है? ये मेनली कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ओके, नेक्स्ट, वॉकिंग क्या होता है? वॉकिंग यानी कि चलना। अब चलने के लिए तो हमें दिमाग का यूज करना पड़ेगा ना। ये वॉलेंट्री एक्शन होता है, यानी कि हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ही चल सकते हैं। अगर हम ना चाहते हो तो क्या हमें कोई चला सकता है? नहीं चला सकता है। तो हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, यानी कि इसमें हमारे ब्रेन का यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व कर रहा है, ये कंट्रोल होता है ब्रेन के थ्रू। ओके, एंड साथ ही में इसमें हमारी मसल्स का यूज भी हो रहा है। अगर हमारी मसल्स अच्छे से कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क नहीं करेंगी तो हम कैसे चल पाएंगे? ओके, तो यही चीज यहाँ पे नीचे हिंदी में भी लिखी है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, नॉर्मल लैंग्वेज लिखी है। एंड हाँ, एक चीज और आपको बतानी है, जैसे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए तो आपको क्या करना है, इसमें जिस वे में मैंने आंसर्स यहाँ पे स्लाइड में लिख रखे हैं उसी वे में आप पेपर में आंसर लिख सकते हो, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए वही चीज टेबल और डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा विजुलाइज कराई गई है। जैसे कि देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, वो इनवॉलेंट्री होता है, वॉकिंग वॉलेंट्री एक्शन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स करता है, वहीं पे वॉकिंग उसके कंपैरिजन में स्लो काम करता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू और वॉकिंग कंट्रोल होता है ब्रेन के थ्रू। रिफ्लेक्स एक्शन में थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, वॉकिंग में थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। यही चीज यहाँ पे हिंदी में दी गई है, उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिया गया है जिसमें बताया गया है जैसे कि एक हॉट ऑब्जेक्ट है, यानी कि कैंडल है। ठीक है, कैंडल पे जैसे ही हम हाथ ले जाएंगे अपना, तो क्या करेंगे, तुरंत हम हाथ हटा लेंगे। क्यों हटा लिया? क्योंकि ये गया स्पाइनल कॉर्ड के पास और उससे जो रिस्पॉन्स आया है हमारे पास, उसके थ्रू ही हमने अपना हाथ हटा लिया है। ठीक है, ये बहुत ही क्विकली होता है। ओके, ये क्विक रिस्पॉन्स रहता है। वहीं पे वॉकिंग में अगर देखें तो हमें चलना होगा, तो हम पहले अपने ब्रेन को कंट्रोल करेंगे वॉकिंग के लिए। ठीक है, देन हमारी लेग्स की जो मसल होंगी उनको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देन ही हम चल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग प्रोसीजर रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? यानी कि हमारे ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि हमारी बॉडी के पोस्चर यानी कि मुद्रा और इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन को बनाए रखता है? तो
वो है सेरेबेलम। सेरेबेलम जस्ट स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर में पाया जाता है, इसलिए वो हमारी बॉडी के पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है। The cerebellum is the part of the brain that maintains posture and equilibrium of the body. It also helps in maintaining balance and coordinating muscular activities so that movements are smooth and precise. यानी कि सेरेबेलम हमारे ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो कि पोस्चर को मेंटेन करता है और इक्विलिब्रियम भी बनाए रखता है, ठीक है, यानी कि संतुलन बनाए रखता है। और क्या करता है सेरेबेलम? सेरेबेलम ही हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है और साथ ही में जो मस्कुलर एक्टिविटीज होती हैं उनको भी कोऑर्डिनेटेड वे में कंट्रोल करता है, ठीक है, ताकि हमारे सारे मूवमेंट स्मूथ और प्रिसाइज हो सके, यानी कि अच्छे से हम गति कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती, यानी कि इंसेंस स्टिक। अब हम अगरबत्ती की स्मेल को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम डायग्राम के थ्रू ही देख लेते हैं, कितना अच्छा सा डायग्राम दिया गया है जिसमें अगरबत्ती की स्मेल को हम कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं। ये नोज के थ्रू अंदर जाएगी, ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स तक पहुंचेगी, फिर रिसेप्टर्स से ऑल्फैक्टरी नर्व्स हमारे ब्रेन से कनेक्ट है, ठीक है, वो ब्रेन से कनेक्ट होकर के वो रिसेप्टर्स इम्पल्स ब्रेन तक सेंड करेंगे, देन ब्रेन उनके थ्रू डिटेक्ट करके बताएगी कि स्मेल काहे की है, आइडेंटिफाई करेगी स्मेल को, ओके। देन आंसर देख लेते हैं किस तरह से हम लोग को लिखना है। द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इज डिटेक्टेड बाय ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द नोज। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के थ्रू जो अगरबत्ती की स्मेल है वो डिटेक्ट की जाएगी। When we inhale, the smell molecule dissolve in the mucus of the nasal cavity and stimulate the olfactory receptors. मतलब कि जब हम इनहेल करते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्मेल के, ठीक है, वो सारे मॉलिक्यूल्स म्यूकस में डिसॉल्व होकर के नेसल कैविटी में जाते हैं, ठीक है। नेसल कैविटी में जो म्यूकस पाया जाता है उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि उनको उत्तेजित करते हैं, ठीक है। These receptors send nerve impulse to the brain. यही रिसेप्टर्स जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वही रिसेप्टर्स नर्व इम्पल्स सेंड करते हैं ब्रेन को, where the smell is identified. जहां पे स्मेल को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये किस चीज की स्मेल है, ओके। यही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखी है, आप आराम से पढ़ सकते हो, ओके। तो हम अगरबत्ती की स्मेल को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? अगरबत्ती की स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज में। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो म्यूकस में डिसॉल्व हो जाते हैं, फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं यानी उत्तेजित करते हैं, वही रिसेप्टर्स नर्व इम्पल्स ब्रेन के पास भेजते हैं जहां पे हमारी स्मेल को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो काहे की स्मेल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि ब्रेन का क्या रोल होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, यानी प्रतिवर्त क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। तो इसका आंसर है, द ब्रेन डज नॉट प्ले अ डायरेक्ट रोल इन कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड सो दैट द रिस्पॉन्स इज क्विक। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। इसी वजह से वो क्विक रिस्पॉन्स करता है, यानी कि बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। However, the brain receives information about the reflex action after it has occurred and may take further decisions if required. मतलब कि जब रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है उसके बाद में ब्रेन के पास उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, ठीक है, और फिर अगर रिक्वायर्ड होता है, अगर जरूरत होती है तो ही कोई डिसीजन वो लेता है, वरना नहीं लेता है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है और ये एक
प्यारे से डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया गया है, तो इससे आप अच्छे से समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, रिफ्लेक्स एक्शन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है ब्रेन, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होता है, इसी वजह से वो क्विक रिस्पॉन्स करता है। और ब्रेन का क्या रहता है, जब रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है तब उसके बाद में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास पहुंचती है, और फिर अगर जरूरत हो तो वो कुछ रिस्पॉन्स करता है, वरना नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स प्रेजेंट होता है वहां पर क्या हो रहा है, ये चीज पूछी गई है हमसे। ठीक है, आंसर देखते हैं। अ साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये पहला न्यूरॉन है एंड ये दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो जंक्शन प्रेजेंट है, ये जो स्पेस प्रेजेंट है, ये एक जंक्शन है जिसको हम साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स रीचेस द एंड ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन, इट कॉजेज द रिलीज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब कि जैसे ही जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है वो पहले न्यूरॉन के एंड पे पहुंचता है, वो क्या करता है, एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, these chemicals cross the synaptic gap and stimulate the next neuron, generating a new electrical impulse. ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये साइनेप्टिक गैप जो ये प्रेजेंट है इसको बोलते हैं साइनेप्टिक गैप। ठीक है, ये साइनेप्टिक गैप को क्रॉस करके दूसरे वाले न्यूरॉन में एंटर करते हैं, और जैसे ही ये दूसरे न्यूरॉन में एंटर करते हैं, ये क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले जो ये दूसरा न्यूरॉन है जिसमें इन्होंने एंटर किया है, इसको स्टिमुलेट कर देंगे, जिसमें कि नए नए इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनने लगेंगे। ठीक है, यही इस आंसर में बताया गया है। यही चीज यहाँ पे हिंदी में भी बताई गई है, जिसको आप पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं। प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन प्लांट्स। प्लांट हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं कुछ, जो कि बहुत ही कम मात्रा में प्लांट्स में बनते हैं, दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट। ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, एंड रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई लाइक लाइट, ग्रेविटी एंड वाटर। मतलब लाइट, ग्रेविटी और वाटर जैसे कुछ स्टिमुलाई होते हैं जिसके लिए ये प्रतिक्रिया भी दिखाते हैं। ठीक है, उसको भी नियंत्रित करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, जो सेंसिटिव प्लांट्स की लीफ का मूवमेंट है वो किस तरह से डिफरेंट है शूट की मूवमेंट के। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस पूछा गया है। ओके, द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट डिफर इन द फॉलोइंग वेज। ये यहाँ पे एक टेबल के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, सेंसिटिव प्लांट में मिमियोसा एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं छुई मुई, तुम लोग जानते ही होगे। ठीक है, सेंसिटिव प्लांट में क्या लिखा है, इट इज अ नेस्टिक मूवमेंट, मतलब कि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, शूट टुवर्ड्स लाइट में क्या दिया गया, इट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब कि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इसका। नेक्स्ट क्या दिया गया है, कॉज्ड बाय चेंज इन टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर का मतलब है पानी का दबाव। ठीक है, मतलब कि जब हम छुई मुई को हम जब छूते हैं तो क्या होता है, उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, मतलब कि पानी का दबाव उसमें कम हो जाता है। ठीक है, तो वो किस तरह से चेंज आता है उसमें, जैसे ही टर्जर प्रेशर यानी कि पानी के दबाव में जैसे ही चेंज आता है वो प्लांट सेंसिटिव बन जाता है। ठीक है, अगर दूसरी तरफ देखें तो कॉज्ड बाय अनइक्वल ग्रोथ, यानी कि शूट का क्या होता है, वो कैसे डिफरेंस होता है, उसमें अनइक्वल ग्रोथ पाई जाती है, यानी कि असमान वृद्धि पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है, मूवमेंट इज नॉट डायरेक्शनल, मतलब कि सेंसिटिव प्लांट जो होते हैं उसमें मूवमेंट डायरेक्शनल नहीं होता है, अभी हमने बताया था। वहीं शूट में अगर देखें तो मूवमेंट इज डायरेक्शनल, इसमें डायरेक्शनल मूवमेंट होता है।
राइट। नेक्स्ट क्या आता है, डज नॉट इन्वॉल्व ग्रोथ, यानी कि सेंसिटिव प्लांट जो होती है उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? छोटा सा तो होता है, छुई मुई का पौधा तो आप सबने देखा ही होगा, वो छोटा सा होता है, ठीक है, उसमें ग्रोथ नहीं होती है ज्यादा। शूट में देखें तो वही इन्वॉल्व्स ग्रोथ, शूट में ग्रोथ पाई जाती है। मतलब कि ग्रोथ कैसे पाई जाती है, वो कितना भी लंबी हो सकती है ना, तना क्या है, तना कितना भी लंबा हो सकता है ना, उसमें ग्रोथ टेम्परेरी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर सेंसिटिव प्लांट में देखें तो टेम्परेरी ग्रोथ होती है, मतलब कि थोड़ी सी ग्रोथ होगी, उसके बाद में वो ग्रोथ बंद हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्या आता है, फास्ट एंड रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है, कि छुई मुई को हमने छुआ तो क्या होता है, उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, राइट। एंड देन उसके बाद में क्या होगा, फिर थोड़ी देर के बाद में उसकी पत्तियां फिर से नॉर्मल हो जाती हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट, वहीं अगर शूट में देखें तो स्लो और इरिवर्सिबल होती है, यानी कि ये धीमी होती है और ये रिवर्सिबल नहीं होती है। मतलब कि शूट की ग्रोथ अगर एक बार हो गई, ठीक है, तो उसके बाद में वो वापस से छोटा नहीं हो सकता है, राइट। तो ये है दोनों में डिफरेंस, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ भी लेना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। तो ऐसा कौन सा प्लांट का हार्मोन है जो कि ग्रोथ को प्रमोट करता है? ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जिसकी वजह से ग्रोथ प्रमोट होती है, ओके। ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, बस आपके सीखने के लिए लगाया गया है, ओके। अभी नेक्स्ट आता है, हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। मतलब कि किसी सपोर्ट के चारों ओर टेंड्रिल की ग्रोथ को किस तरह से ऑक्सिन प्रमोट करता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। आंसर देख लेते हैं, व्हेन अ टेंड्रिल टचेस अ सपोर्ट, ऑक्सिन मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द अपोजिट साइड ऑफ द टेंड्रिल। मतलब कि जब टेंड्रिल किसी सपोर्ट को टच करता है तो ऑक्सिन क्या करता है, जिस पॉइंट से उसने टच किया है उसके अपोजिट पॉइंट में वो जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। द हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन ऑन द अपोजिट साइड कॉजेज फास्टर सेल एलोंगेशन देयर। मतलब कि जो ऑक्सिन है वो अपोजिट साइड में जहां इकट्ठा हुआ था वहां पे उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, तब हायर हो जाती है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन की वजह से ही वहां पे फास्टर सेल एलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी सेल लंबी होने लगती हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट द टेंड्रिल बेंड्स एंड कॉइल्स अराउंड द सपोर्ट। उसके रिजल्ट में क्या होता है, अब सेल एलोंगेशन अगर जल्दी जल्दी होगा तो क्या होगा, सेल बेंड होने लगेगी, और जैसे ही टेंड्रिल बेंड होगी वो क्या करेगी, सपोर्ट के चारों ओर कॉइल होने लगेगी, ठीक है। जिस तरह से यहाँ दिखाया भी गया है कि जैसे ही ये टेंड्रिल उसको टच करी, ठीक है, उसके बाद में ये कॉइल कर जाती है, राइट। तो ये किस तरह से हो रहा है, ये आंसर में पूरा लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी वही चीज लिखी हुई है, ओके। तो इसी तरह से ऑक्सिन टेंड्रिल की ग्रोथ को प्रमोट करती है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म को हिंदी में कहते हैं जलानुवर्तन, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने को बोल रहा है जिसमें कि हम हाइड्रोट्रोपिज्म को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उद्देश्य लिखा जाता है, यानी कि एम लिखा जाता है। तो एम क्या होगा, टू डिमॉन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म इन प्लांट रूट, ओके। अब इसमें मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, अब पॉटेड प्लांट और जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है। एक उगता हुआ हमें बीज चाहिए, एक पॉटेड प्लांट चाहिए, ठीक है। अब परफोरेटेड कंटेनर और ट्रफ, यानी कि एक हमें परफोरेटेड कंटेनर चाहिए जिसमें कि छेद प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे कि मतलब छेद वाला जो कोई बर्तन होता है ना, तो हमें वो चाहिए, ठीक है। वाटर की जरूरत होगी, ड्राई सॉइल और सॉडस्ट, हमें सूखी मिट्टी या फिर बुरादे की जरूरत होगी, ओके। प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सबसे पहले आता है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, टेक अ परफोरेटेड कंटेनर एंड फिल इट विद ड्राई सॉइल और सॉ डस्ट, ठीक है। मतलब कि हम छेद वाले कंटेनर को लेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम ड्राई सॉइल को भर देंगे,
ओके, नेक्स्ट फिर क्या करना है, प्लेस जर्मिनेटिंग सीड और अ स्मॉल प्लांट इन द कंटेनर। देन उसके बाद में हम जो वो जर्मिनेटिंग सीड हमने लिया था उसको क्या करेंगे, उसके अंदर रख देंगे, ठीक है। देन कीप वाटर ओनली ऑन वन साइड ऑफ द कंटेनर, मतलब कि सिर्फ एक ही साइड में वाटर डालेंगे, ठीक है। कंटेनर के एक साइड में हम वाटर डालेंगे। लीव्स आर सेट अप अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू डेज, फिर हम कुछ दिन के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे बिना डिस्टर्ब करते हुए, ठीक है। देन जब उसके बाद में हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे, यानी कि उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, जब कुछ दिन के बाद में हम उसको देखेंगे तो उसमें दिखेगा द रूट्स बेंड एंड ग्रो टुवर्ड्स द साइड कंटेनिंग वाटर। रूट्स जो थी वो बेंड हो गए हैं, यानी कि मुड़ गई हैं, और किस तरफ के लिए ग्रो हो रही है, जिधर हमने वाटर दिया था, जिधर साइड में हमने कंटेनर में वाटर डाला था उधर साइड के लिए रूट्स ग्रो करने लगी हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला इसका, रूट्स ग्रो टुवर्ड्स वाटर ड्यू टू हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म की वजह से ही रूट वाटर की तरफ के लिए ग्रो करी हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू भी यही चीज समझाई गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल, मतलब कि आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होता है वो हमें क्यों यूज करना चाहिए, ऐसा क्यों बोला जाता है। तो इसका आंसर है, द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इज एडवाइजेबल बिकॉज आयोडीन इज essential फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे हमारे एक थायराइड ग्लैंड पाई जाती है जिसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है, उसकी वजह से ही थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाती है, ठीक है। आयोडीन डिफिशियंसी कैन कॉज डिसऑर्डर्स लाइक गॉइटर एंड अफेक्ट्स मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। आयोडीन, जब हमारी बॉडी में आयोडीन कम होगा तो उसकी वजह से कुछ बीमारियां भी होती हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है, ये गला जो होता है ना बहुत सूज जाता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ में क्या आता है, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट में को भी अफेक्ट करता है, मतलब कि हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी की जो डेवलपमेंट है उसको भी अफेक्ट करता है आयोडीन की डिफिशियंसी, यानी कि आयोडीन की कमी, ठीक है। तो क्या होता है आयोडीन की कमी की वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि गॉइटर, और वो हमारी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है, राइट। और ये स्पेशली चिल्ड्रंस में ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। आयोडाइज्ड सॉल्ट हेल्प्स प्रिवेंट आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज। आयोडीन की कमी की वजह से जो डिजीज होती हैं उनसे बचाने के लिए ही हम आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज करते हैं, ओके। यही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है, राइट। ये देखिए जैसे गॉइटर दिखाया गया है ना, यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये चीज सूज जाती है, फूल जाता है, हम गर्दन का एरिया जो है ना वो फूल जाता है, उसी को गॉइटर बोलते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से थायराइड ग्लैंड होती है जो कि यहाँ पे पाई जाती है हमारी गर्दन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज अवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सेक्रीटेड इनटू द ब्लड। जब एड्रेनलिन जो होता है वो हमारे ब्लड में सेक्रीट होता है तो हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। तो इसका आंसर है, व्हेन एड्रेनलिन इज सेक्रीटेड इनटू द ब्लड द बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। जब एड्रेनलिन हमारे ब्लड में सेक्रीट होता है, हमारे ब्लड में स्रावित होता है, तो क्या करती है हमारी बॉडी अपने आप को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार कर लेती है, यानी कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। क्या क्या होते हैं वो रिस्पॉन्सेस, जैसे कि हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, हमारा जो ब्लड सप्लाई होती है मसल्स के लिए वो बढ़ जाती है, लिवर रिलीजेस मोर ग्लूकोज इनटू द ब्लड, लिवर ज्यादा ग्लूकोज रिलीज करने लगता है ब्लड में। फॉर इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी के लिए ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में रिलीज करने लगता है। पपिल्स डायलेट, पपिल हमारी डायलेट हो जाती है। एंड अलर्टनेस इंक्रीजेस, हमारी अलर्टनेस इंक्रीज हो जाती है। दिस हेल्प्स द बॉडी रिस्पॉन्स क्विकली टू डेंजर और स्ट्रेस, यानी कि बॉडी जो होती है
वो क्विकली रिस्पॉन्स करने लगती है जो भी डेंजर है या फिर जो भी स्ट्रेस होता है उसके लिए। एड्रेनलिन के सेक्रेट होने पे यही सब होता है हमारी बॉडी में। ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के इंजेक्शन दे करके कुछ पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे उनको ठीक किया जाता है, तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर देख लेते हैं। सम डायबिटिक पेशेंट्स आर ट्रीटेड विद इंसुलिन इंजेक्शंस बिकॉज देयर पैनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। जब पेशेंट जो होता है उसका पैनक्रिया अगर अच्छे से इंसुलिन नहीं बना रहा होता है, उसकी इनफ मात्रा नहीं बना रहा होता है, तो क्या किया जाता है, इंसुलिन को इंजेक्शन के थ्रू उसमें इंजेक्ट किया जाता है। अब इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट हेल्प्स ग्लूकोज एंटर बॉडी सेल्स एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि ग्लूकोज को हेल्प करता है कि वो बॉडी सेल्स में एंटर करे, ताकि ब्लड का शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहे, वो रेगुलेट रहे। ठीक है, व्हेन इंसुलिन इज इनसफिशिएंट और एब्सेंट, जब इंसुलिन कम मात्रा में होता है या फिर एब्सेंट होता है तो क्या होता है, ग्लूकोज रिमेन्स इन द ब्लड, ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है, कॉजिंग हाई ब्लड शुगर, जिसकी वजह से हाई ब्लड शुगर हो जाता है। ठीक है, इसी को डायबिटीज बोलते हैं। इंजेक्टिंग इंसुलिन हेल्प्स टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। जब इंजेक्शन लगाया जाता है इंसुलिन का, उससे क्या होता है, जो ब्लड में ग्लूकोज होती है वो कंट्रोल की जाती है, उसका लेवल कंट्रोल किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, और क्या किया जाता है, और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन किया जाता है। ओके, अब ये एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? इन चारों में से प्लांट हार्मोन कौन सा है? तो पहला है इंसुलिन, दूसरा थायरॉक्सिन, तीसरा है एस्ट्रोजन और चौथा है साइटोकाइनिन। तो इन चारों में से जो प्लांट हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। ठीक है, तो हमारा आंसर है साइटोकाइनिन। ओके, अब हम इसका रीजन भी देख लेते हैं, क्योंकि रीजन के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इसका रीजन भी बता देती हूँ मैं। ठीक है, साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन होता है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। प्लांट्स में जो सेल्स का डिवीजन होता है उसको साइटोकाइनिन प्रमोट करता है। ओके, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन जो होता है वो एनिमल हार्मोन्स होते हैं, वो एनिमल्स में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ओके, एनिमल्स में जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें होता है इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट हार्मोन हमारा कौन सा था? साइटोकाइनिन, जो कि प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ। अभी हमने ये पढ़ा था, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं, राइट? तो इसका आंसर है साइनैप्स। ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ा ही था, तो आप जानते ही हो, राइट? अब नेक्स्ट आता है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ब्रेन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ब्रेन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? थिंकिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, भाई सोचने के लिए भी तो ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है। रेगुलेटिंग द हार्ट बीट को नियंत्रित करने के लिए भी ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बैलेंसिंग द बॉडी बैलेंस करने के लिए भी ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, इसका रीजन क्या है? द ब्रेन कंट्रोल्स थिंकिंग। थिंकिंग किसके थ्रू कंट्रोल होती है? सेरेब्रम के थ्रू होती है, राइट? सेरेब्रम के थ्रू हम थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, हार्ट बीट मेडुला के थ्रू कंट्रोल होती है। एंड बैलेंस किसके थ्रू कंट्रोल होता है? सेरेबेलम के थ्रू कंट्रोल होता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन अवर बॉडी? मतलब कि हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स का क्या फंक्शन होता है, क्या करते हैं रिसेप्टर्स, वो बताना है। ठीक है, आगे है, थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली। ऐसी सिचुएशन के बारे में हमें सोचना है जहां पे रिसेप्टर्स अच्छे से काम नहीं कर पाते। व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज? तो इसमें
क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो उनके बारे में भी बताना है। ठीक है, सिंपली अगर देखें तो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस आपस में मर्ज करके पूछे गए हैं। ओके, सबसे पहले है फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के क्या फंक्शंस होते हैं वो देख लेते हैं। रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में कुछ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, दैट डिटेक्ट stimuli such as light, sound, heat, pressure, smell and taste। वही डिटेक्ट करते हैं कुछ स्टिमुलाई को, जैसे कि लाइट, साउंड, हीट, प्रेशर, स्मेल और टेस्ट। ये सब कुछ हम कैसे पता कर पाते हैं? ये रिसेप्टर्स के थ्रू ही हम डिटेक्ट कर पाते हैं, मतलब कि पता कर पाते हैं। ओके, दे कन्वर्ट देयर स्टिमुलाई इनटू नर्व इम्पल्स। वो क्या करते हैं, ये जो स्टिमुलाई है यानी कि उत्तेजनाएं हैं, जिसको वो कन्वर्ट कर देते हैं नर्व इम्पल्स में। ठीक है, विच आर सेंट टू द ब्रेन फॉर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। और यही नर्व इम्पल्स को फिर ब्रेन के पास भेजा जाता है, जिससे कि वो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करता है, यानी कि जितनी जरूरत हो उसको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर रिसेप्टर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे होंगे तो क्या होगा? If receptors fail to function, the body cannot detect changes in the surrounding। अगर रिसेप्टर्स अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारी जो बॉडी है उसके आसपास में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो उसको पता नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। ओके, अगर रिसेप्टर्स अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी देख लेते हैं। इनएबिलिटी टू फील पेन और हीट, हम हीट और पेन को फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, की वजह से हमें चोट भी लग सकती है, लीडिंग टू इंजरीज, हमें चोट भी लग सकती है। लॉस ऑफ विजन, हियरिंग, स्मेल और टेस्ट, मतलब कि हम अपनी देखने, सुनने, सूंघने और चीज को टेस्ट करने की क्षमता भी खो सकते हैं। डिलेड और अब्सेंट रिफ्लेक्स एक्शंस, मतलब कि जो हम किसी भी चीज के लिए जो रिफ्लेक्स एक्शंस देते हैं उसमें भी देरी हो सकती है, वो सही टाइम पे नहीं होंगे। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन एंड सेफ्टी, मतलब कि हम अपनी सुरक्षा, कुल मिला के प्रॉपर ये आता है आंसर कि हम अपनी सुरक्षा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जो भी डेंजर हमारे लिए होगा उसके लिए हम अच्छे से तैयार नहीं हो पाएंगे, हम उसके लिए अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। राइट, ये कुछ डायग्राम्स के थ्रू भी आपको समझाया गया है जिससे भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को बनाना है और उसके फंक्शंस को बताना है। ओके, ये रहा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, बस आप एक बार बना के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे पहले डेंड्राइट्स आती हैं, देन सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो आउटर कवरिंग होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, ये सेल बॉडी है हमारी, ये हमारी सेल बॉडी है। ठीक है, ये एक्सॉन है। ठीक है, लास्ट का जो पार्ट होता है न्यूरॉन का, न्यूरॉन के लास्ट पार्ट को हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे ही हमारे साइनेप्टिक एंड बल्ब पाए जाते हैं। ओके, अगर इसका हम फंक्शन देखें तो फंक्शन क्या होता है, अ न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन। ठीक है, its main function is to receive, conduct and transmit nerve impulse। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो नर्व इम्पल्स होते हैं उनको रिसीव करके कंडक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है, मतलब कि दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। ठीक है, उसको नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाता है और ट्रांसमिट करता है, मतलब कि उस नेक्स्ट न्यूरॉन को दे देता है, उसमें इंजेक्ट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करने का काम होता है न्यूरॉन का। ठीक है, अब न्यूरॉन के पार्ट्स जो होते हैं जैसे कि डेंड्राइट क्या करता है, डेंड्राइट्स रिसीव इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स और अदर न्यूरॉन। डेंड्राइट क्या करता है, या तो दूसरे न्यूरॉन से रिसीव करेगा इम्पल्स को या फिर रिसेप्टर से रिसीव करेगा। नेक्स्ट, द सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं, याद रखना। ओके, सेल बॉडी प्रोसेसेस द इम्पल्स। सेल बॉडी क्या करती है, जो भी इम्पल्स होता है उसको प्रोसेस करती है, यानी कि उसको देखती है कि कौन सा इम्पल्स आया है। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन आई है उसको चेक करती है।
द एक्सॉन कैरीज द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर ले जाने का काम करता है एक्सॉन, ठीक है, इंफॉर्मेशन को दूर ले जाने का काम करता है। द इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड टू अनदर न्यूरॉन और इफेक्टर थ्रू द एक्सॉन टर्मिनल, दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, एक्सॉन टर्मिनल करता है। ओके, तो ये है पूरा फंक्शन न्यूरॉन का, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो अच्छे से याद कर ही लेना आप। और ये डायग्राम अगर आप एक बार बना के देख लोगे तो बहुत ही इजी डायग्राम है, आप तुरंत सीख जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट्स, फोटोट्रॉपिज्म प्लांट्स में किस तरह से होता है वो पूछा गया है, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म को हिंदी में कहते हैं प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म अकर ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन इन द प्लांट शूट, प्लांट शूट में जो प्लांट हार्मोन पाया जाता है ऑक्सिन, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, ठीक है, उसके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही फोटोट्रॉपिज्म होता है, ठीक है। व्हेन लाइट फॉल्स फ्रॉम वन डायरेक्शन, जब एक साइड से लाइट पड़ती है, ऑक्सिन मूव्स अवे फ्रॉम द लाइटेड साइड, ऑक्सिन क्या करता है, लाइटेड साइड से दूर हट जाता है, यानी कि जिस साइड से लाइट पड़ रही होती है उसके अपोजिट साइड में ऑक्सिन चला जाता है, ठीक है, शेडेड साइड में, एंड एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड, और शेडेड साइड में जाकर के वो इकट्ठा हो जाता है, उसमें वहां पे फैल जाता है, ठीक है। द हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन ऑन द शेडेड साइड कॉजेज ग्रेटर सेल इलोंगेशन, जब शेडेड साइड में ऑक्सिन ज्यादा मात्रा में आ जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन वहां पे हाई हो जाती है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन की वजह से ही जो शेडेड साइड की जो सेल्स होती हैं उसमें इलोंगेशन ज्यादा मात्रा में होने लगता है, ठीक है, रिजल्टिंग इन द शूट बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट, जिसकी वजह से क्या होता है, जब इधर साइड की सेल ज्यादा इलोंगेट करेंगी तो क्या होगा, ये लाइट की तरफ के लिए शूट बेंड होने लगेगी, ठीक है। तो सिंपल सा है, फोटोट्रॉपिज्म ऑक्सिन की वजह से, पहली बात तो ऑक्सिन के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म की प्रोसेस में होता क्या है, जब लाइट पड़ती है एक डायरेक्शन से, किसी प्लांट पे एक डायरेक्शन से लाइट पड़ेगी तो ऑक्सिन क्या करता है, शेडेड एरिया में चला जाता है, और शेडेड एरिया में उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाने की वजह से जो शेडेड एरिया की सेल्स होती हैं वो ज्यादा इलोंगेट होने लगती है, उनका इलोंगेशन ज्यादा होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो शूट टिप होती है ना वो लाइट की तरफ के लिए मुड़ जाती है और उधर के लिए ग्रो करने लगती है, ठीक है। नीचे दिया गया है अनइक्वल ऑक्सिन, जब अनइक्वल ऑक्सिन होता है तो अनइक्वल ग्रोथ होती है, ठीक है। बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, अनइक्वल ऑक्सिन, अनइक्वल ग्रोथ, बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। अनइक्वल ऑक्सिन की वजह से अनइक्वल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से लाइट की तरफ के लिए शूट टिप मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। ये डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे समझाया गया, बहुत ही अच्छे से समझाया गया, इसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिग्नल्स विल बी डिस्टरप्टेड इन केस ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो जाती है तो ऐसे कौन से सिग्नल्स हैं जो कि बाधित हो जाते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। आंसर है, इन केस ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, सेंसरी सिग्नल्स, मोटर सिग्नल्स एंड रिफ्लेक्स सिग्नल्स पासिंग थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड गेट इंटरप्टेड, मतलब कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो जाती है तो 3 तरह के सिग्नल हैं जो कि बाधित हो जाते हैं, कौन कौन से, सेंसरी सिग्नल्स, मोटर सिग्नल्स और रिफ्लेक्स सिग्नल्स। अब क्या होता है, सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द ब्रेन may not reach properly, सेंसरी सिग्नल्स जो होते हैं वो रिसेप्टर से ब्रेन तक अच्छे से पहुंच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेंसेशन में लॉस हो जाता है, मतलब कि किसी चीज को सेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मोटर सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स मे नॉट पास, मोटर सिग्नल्स जो ब्रेन देता है वो पास नहीं हो पाते हैं मसल्स तक, ठीक है। मसल्स तक अगर मोटर सिग्नल्स पहुंचेंगे ही नहीं तो इससे क्या होगा, पैरालिसिस हो जाता है या फिर वीक मूवमेंट हो जाता है, ठीक है, हम सही से चल नहीं पाते या फिर पैरालिसिस भी जिसे बोलते हैं, ओके।
रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं। मे ऑल्सो बी अफेक्टेड और लॉस्ट, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं और हो सकता है कि वो गायब भी हो जाए। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी अगर हो जाती है तो क्या होता है, सेंसरी सिग्नल्स यानी कि जो भी हम सेंस कर पाते हैं वो हम सेंस नहीं कर पाएंगे, अच्छे से चल नहीं पाएंगे, ठीक है, और रिफ्लेक्स एक्शन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, रासायनिक समन्वय। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स अकर थ्रू प्लांट हार्मोन्स, जिनको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, प्लांट में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो प्लांट हार्मोन्स के थ्रू होता है, जिनको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक, these hormones are produced in one part of the plant and transported to other part through diffusion और vascular tissue। प्लांट में ये जो हार्मोन्स पाए जाते हैं ये बनते हैं, एक पार्ट में बनते हैं और दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं डिफ्यूजन या फिर वैस्कुलर टिश्यू के माध्यम से। ठीक है, दे रेगुलेट वेरियस एक्टिविटीज सच एज ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूवमेंट, फ्लावरिंग एंड रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई। ये कुछ वेरियस एक्टिविटीज रेगुलेट करते हैं जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूवमेंट, फ्लावरिंग और जो दूसरे उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया भी दिखाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स के अब क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हम वो देख लेते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ये सभी प्लांट हार्मोन के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है। प्लांट में केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट हार्मोन्स के थ्रू होता है, जिसमें कि प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो एक पार्ट में बनते हैं और दूसरे पार्ट में किस तरह से जाते हैं, डिफ्यूजन या फिर वैस्कुलर टिश्यूज की हेल्प से। ओके, प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं, वेरियस एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूवमेंट, फ्लावरिंग और किसी भी उत्तेजना के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है, जो भी हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं वो भी हम प्लांट हार्मोन्स के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कुछ प्लांट हार्मोन्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की क्या नीड है वो पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है ऐसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा तो क्या होने वाला है, हम किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क नहीं कर पाएगी। अगर हमारी बॉडी कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क नहीं करेगी तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी या फिर हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, उसकी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। राइट, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि वही चीज लिखी है कि जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू एक्टिविटीज की जाती है, उनको कोऑर्डिनेटेड वे में करने का काम करता है, वो इसी की वजह से होता है। It helps the organism respond to internal and external stimuli, maintain balance and ensure proper functioning of the body। मतलब कि वही है कि हमारी बॉडी प्रॉपर तरह से फंक्शनिंग कर पाए या फिर हमारे एनवायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो भी सब इसी की वजह से होता है। ठीक है, विदाउट कोऑर्डिनेशन डिफरेंट ऑर्गन्स वुड वर्क इंडिपेंडेंटली लीडिंग टू डिसऑर्डर्स एंड इनएफिशिएंसी। मतलब वही है कि अगर हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारा कोई भी काम कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम कर रहा होगा, जिसकी वजह से कई सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इनएफिशिएंसी हो सकती है, यानी अव्यवस्था और अक्षमता हो सकती है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी समझाई गई है। ओके, अब नेक्स्ट आता है, हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसमें डिफरेंस पूछा गया है इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में। तो यहाँ पे एक टेबल के थ्रू समझाया गया है जिसमें इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में डिफरेंस लिखा है। ओके, तो इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, एक्शन दैट अकर विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। मतलब कि हमारी इच्छा के बिना जो होते हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। ठीक है,
वहीं पर अगर रिफ्लेक्स एक्शन को देखें तो ये इमीडिएट होते हैं और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं किसी भी स्टिमुलाई के लिए। ओके, नेक्स्ट है कि जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो ब्रेन के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन वहीं पर रिफ्लेक्स एक्शन हमने पढ़ा था पहले भी कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं वो यूजुअली स्लो होते हैं और कॉन्टिन्यूस होते हैं, मतलब कि निरंतर वो होते रहते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर रिफ्लेक्स एक्शन को देखें तो वो बहुत ही फास्ट होते हैं और सडन होते हैं, मतलब कि अचानक होते हैं। राइट, नेक्स्ट आता है नॉट नेसेसरी प्रोटेक्टिव, मतलब कि इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, वहीं पे रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो मेनली प्रोटेक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर इनवॉलेंट्री एक्शंस का एग्जांपल देखें तो उसकी एग्जांपल में आता है हार्ट बीट, ब्रीदिंग। वहीं पे अगर रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल देखें तो विड्रॉइंग हैंड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। ओके, ऑल टोटल हमें क्या पता चला, इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो कि हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होते, जैसे कि हमारी हार्ट बीट, हमारी ब्रीदिंग, इनको हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, वहीं पे अगर रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो ये एक इमीडिएट और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड होता है किसी भी स्टिमुलाई के लिए, जैसे कि गर्म पॉट पर से हाथ हटाना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इसमें पूछा गया है नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो एनिमल्स में मेनली दो टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, जिसमें पहला होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हार्मोनल सिस्टम, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला है नर्वस मैकेनिज्म। नर्वस मैकेनिज्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू कंट्रोल होता है। ठीक है, इसमें जो मैसेज होता है वो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब कि न्यूरॉन्स के थ्रू ही मैसेज आगे भेजा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे ही काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मसल्स और ग्लैंड्स। ओके, नेक्स्ट है हार्मोनल मैकेनिज्म। क्या होता है हार्मोनल मैकेनिज्म? क्या होता है? ये केमिकल सब्सटेंस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जिसको कि हार्मोन्स कहते हैं। ओके, हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज किए जाते हैं, के लिए कोई अलग से डक्ट नहीं होती है। ओके, ये बहुत ही स्लोली रिस्पॉन्स करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी कि ये बहुत देर तक प्रभावशाली रहते हैं। ठीक है, हार्मोन्स से टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये है नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म में डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही डिफरेंस अलग से लिख करके बताए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू भी समझाया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल के बारे में समझाया है और यहाँ हार्मोनल कंट्रोल के बारे में समझाया गया है। ऐसे ही ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स को रिलीज कर दिया जाता है और सीधे ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन अ सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट इन आवर लेग्स। इसमें पूछा गया है कि सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट होता है और जो हमारे लेग्स में मूवमेंट होता है वो उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर में क्या बताया गया है? देखो, सिंपल सी बात है, सेंसिटिव प्लांट कौन सा? सेंसिटिव प्लांट अभी हमने देखा था छुई मुई का प्लांट होता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिमोसा पुडिका। ठीक है, तो सेंसिटिव प्लांट में जो भी मूवमेंट होता है वो किस वजह से होता है? वाटर लॉस या फिर वाटर गेन की वजह से होता है। राइट, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग देखें कि हम लोग के लेग्स में मूवमेंट किस वजह से हो रहा है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, मूवमेंट इन अ सेंसिटिव प्लांट। द मूवमेंट इन अ सेंसिटिव प्लांट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंजेस इन टर्गर प्रेशर इन द सेल्स। वही टर्गर प्रेशर, वाटर लॉस और वाटर गेन। ठीक है, वाटर प्रेशर में जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसकी वजह से जो हो रहा है। इट डज नॉट इन्वॉल्व मसल्स और नर्वस सिस्टम, उसमें मसल्स और नर्वस सिस्टम नहीं होती हैं। ठीक है, दिस मूवमेंट इज कॉज्ड बाय लॉस और गेन ऑफ वाटर इन प्लांट सेल्स। ठीक है, मूवमेंट इन अवर लेग्स टेक्स प्लेस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से जो मूवमेंट होता है वही हमारे लेग्स में पाया जाता है। दिस इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन। ये हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन की वजह से कंट्रोल होता है। ठीक है,
हमारा नर्वस सिस्टम और ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। ओके, अब देखो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है वही चीज यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में समझाई गई है। और यहीं पे देखो एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे आपको दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है ये पूछा गया है। एनिमल में जो भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोन्स के थ्रू होता है। अब हार्मोन्स कहाँ से आएंगे, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सेक्रीट किए जाते हैं, जो कि डायरेक्ट ब्लड में ही डाले जाते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उसमें डक्ट्स नहीं पाई जाती हैं, डक्ट्स अब्सेंट होती हैं, राइट। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू हार्मोन्स। हार्मोन्स के थ्रू होता है, रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज किए जाते हैं। These hormones are secreted directly into the bloodstream and carried to specific target organ. ये अभी हमने देखा था कि डायरेक्ट वो ब्लड स्ट्रीम में ही डाल दिए जाते हैं हार्मोन्स, जो कि डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, where they regulate activities such as growth, metabolism, reproduction and maintenance of internal balance. ठीक है, टारगेट ऑर्गन पर पहुंच करके हार्मोन्स एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ होना, मेटाबॉलिज्म होना, रिप्रोडक्शन होना, और जो इंटरनल बैलेंस होता है उसको मेंटेन करते हैं। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल एंड गोनाड्स। ओके, तो यही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल बॉडी में किस तरह से होता है, हार्मोन्स के थ्रू होता है, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली डाल दिए जाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, स्वैच्छिक क्रियाएं, यानी कि जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, तो वो होता है सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो कि थिंकिंग और वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। यही चीज यहाँ पे रीजन में लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, यानी कि कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था जिसमें कि हमने डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जा रहा था, राइट। तो ब्लड शुगर लेवल को कौन रेगुलेट करता है, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेंडिंग ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड। अब अभी हमने पढ़ा था कि लाइट की तरफ प्लांट के मुड़ने को क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। तो इसका आंसर है सी, फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ, यानी कि प्लांट की ग्रोथ को कौन सा हार्मोन रोकता है। तो इसका आंसर है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, प्लांट्स की ग्रोथ को रोकता है, इसकी वजह से ही प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है ज्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन हम दोनों सेंटेंस पढ़ करके तब हम पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें हम दोनों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे एंड उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या जो पहला सेंटेंस है क्या वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है, उसका सही एक्सप्लेनेशन है, रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन है। अगर हाँ तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन लगाएंगे कि हाँ रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन है, और अगर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो हम बी ऑप्शन लगाएंगे कि रीजन सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले असर्शन में क्या लिखा है, रिफ्लेक्स एक्शंस आर क्विक रिस्पॉन्सेस। रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो क्विक रिस्पॉन्सेस होते हैं, तो ये हमने अभी पढ़ा था, तो हाँ ये सही है। ठीक है, रीजन में क्या लिखा है, रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही लग रहा है। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, क्या इसी वजह से वो क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, तो हाँ वो इसी वजह से क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें असर्शन दिया गया है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो हाँ ये अभी हमने पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या दिया गया है, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स ऑन शेडेड साइड एंड कॉजेज सेल एलोंगेशन। तो हाँ ऑक्सीजन क्या करता था, ऑक्सीजन शेडेड साइड में इकट्ठा हो जाता था और सेल एलोंगेशन करता था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब क्या सेल एलोंगेशन की वजह से ही वो लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, तो हाँ
इसी की वजह से वो लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, तो इसका भी ए ऑप्शन ही सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें असर्शन दिया गया है, एड्रेनलिन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, अभी हमने पढ़ाई था यही चीज। तो रीजन क्या दिया गया है, इट इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो, ये भी सही है, ये भी अभी हमने पढ़ा था। और हार्ट रेट और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, इसी वजह से वो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा असर्शन क्या कह रहा है, प्लांट हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो हाँ, प्लांट हार्मोन्स बहुत ही कम क्वांटिटी में बनते हैं, ये अभी हमने पढ़ा ही था। रीजन क्या कह रहा है, प्लांट हार्मोन्स एक्ट ओनली एट द प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। तो प्लांट हार्मोन्स सिर्फ एक ही जगह पे जहां पे प्रोड्यूस होते हैं सिर्फ वहीं पे अपना काम करते हैं, तो नहीं, ये आंसर गलत है, ये रीजन हमारा गलत दिया गया है। तो इसका सही रीजन क्या होगा, प्लांट हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट बट दे एक्ट एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब कि यही है कि प्लांट हार्मोन्स कम मात्रा में तो बनते हैं लेकिन वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में काम करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन में क्या बोला गया है, द सेरेबेलम हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। तो हाँ, ये सही है, सेरेबेलम हमारा बॉडी के पोस्चर और उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। रीजन क्या दिया गया है, द सेरेबेलम कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज। तो हाँ, रीजन भी सही है, सेरेबेलम हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, इसी वजह से तो वो हमारे बॉडी के पोस्चर को बैलेंस कर पा रहा है, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, आपके एग्जाम में कुछ केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो यहाँ पे केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, उसमें छोटा सा कुछ पैरा वगैरह दिया जाएगा, फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं तो उनका हमें सिंपली आंसर करना है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, अ स्टूडेंट टच्ड अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड इमीडिएटली विथड्रॉ हिज हैंड। ठीक है, मतलब कि एक स्टूडेंट है जिसने हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ और उसके बाद में तुरंत अपना हाथ हटा लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेम द टाइप ऑफ एक्शन, ये कौन सा एक्शन है। तो हमने अभी पढ़ा था ये रिफ्लेक्स एक्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच पार्ट कंट्रोल्स इट, रिफ्लेक्स एक्शन को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से क्या होता है, अब अगर हम हाथ नहीं हटाएंगे तो हम जल जाएंगे ना, तो ये प्रिवेंट करता है इंजरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंबर प्लांट कॉइल्स अराउंड अ सपोर्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्मोन। मतलब कि एक सपोर्ट के चारों तरफ एक क्लाइंबर प्लांट है जो कि लिपट रहा है, तो इसमें हार्मोन का रोल बताना है, ठीक है। ऑक्सीजन मूव्स अवे फ्रॉम कॉन्टेक्ट साइड कॉजिंग अनइक्वल ग्रोथ, ये अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की वजह से होता है। ऑक्सीजन क्या करता है, शेडेड एरिया में इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से अनइक्वल ग्रोथ होती है, उसी की वजह से प्लांट होता है वो सपोर्ट के ऊपर लिपट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डायबिटिक पेशेंट इज गिवन इंसुलिन इंजेक्शन व्हाई, एक डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया गया है। तो ये भी अभी हमने पढ़ा था, पैनक्रियाज है वो पर्याप्त मात्रा इंसुलिन की नहीं बना पा रहा है, जिस वजह से हमें डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है ताकि हमारे ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ब्रेन इन्फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन के बाद में ब्रेन को क्यों इन्फॉर्म किया जाता है। ब्रेन को इन्फॉर्म इसलिए किया जाता है रिफ्लेक्स एक्शन के बाद में, ताकि ब्रेन जो भी स्टिमुलाई आई है उसको रिकॉर्ड करके रख लेगा, ताकि आगे कभी भी अगर उस टाइप की सिचुएशन आई तो ब्रेन पहले ही उसके लिए रिस्पॉन्स कर देगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन इफ रिसेप्टर्स स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, अगर जो रिसेप्टर्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर रिसेप्टर्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो कोई भी स्टिमुलाई के प्रति हम कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, हम खतरे में पड़ सकते हैं, राइट।
तो यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है। अब जितना भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, आप बस इसी को एक बार एग्जाम से पहले भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप एक बार और अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो उससे क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से इसको लिख पाओगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बायो में यही होता है कि हम किस तरह से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर हमारे मार्क्स नहीं कट कर पाएगा, और अगर हम डायग्राम्स के थ्रू उसको समझाते हैं तो वो और भी अट्रैक्टिव लगता है आंसर हमारा। ठीक है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और साथ ही में हमने जो केस स्टडी के और असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चंस जो कवर किए हैं, अगर आपको उस टाइप के और क्वेश्चंस चाहिए तो उसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हमारे साथ जुड़े रहिए और एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करते रहिए।